Welcome, Commander Mukesh Saini, to Make Me Star Studio. Yeah. नमस्कार आपके सब दर्शकों को भी और आपके सब मित्रों को भी बहुत बहुत शुभ दिन हो आप सबका। थैंक यू। कमांडर मुकेश, आप नेवल वेटरन हैं और एनडीए में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और दिन उसके बाद में आप नेवल एकेडमी में आपने ऑब्वियसली उसके बाद में वहाँ पे ट्रेनिंग करी और आपकी काफ़ी लंबी सर्विस रही है नेवी में, आई बिलीव। कितने साल नौकरी की आपने? 20 साल से कुछ दिन ऊपर। बिल्कुल। तो आप लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वेटरन हैं और आप इंडिया के फर्स्ट नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रहे हैं 2002 से 2006 तक। क्या ये पोस्ट अभी भी है? ये पोस्ट एक बार बंद हो गई थी किसी कारण से, फिर ये 2010 में स्टार्ट की गई। हुआ ये था कि कारगिल के टाइम में जब कारगिल हुआ तो उसमें रियलाइजेशन हुई, कारगिल कमेटी ने रियलाइज़ किया कि हमने साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पे कुछ भी नहीं है। उस टाइम साइबर सिक्योरिटी वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी यूज़ होता था। तो उन्होंने कहा कि हमको कोई लाना चाहिए। तो लकीली स्टाफ कॉलेज में मैंने काफ़ी इस सब्जेक्ट पे रिसर्च वर्क किया था और मेरा MBA में भी मैंने थोड़ा सा कुछ किया था वाइल NDA। तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे को फिर PMO में सिलेक्ट करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आई वाज द फर्स्ट नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। 2010 में फिर जो राय साहब आए, मिस्टर राय हैज़ कम, तो उनको नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से वो रिक्रिश्चन करके उसको स्टार्ट किया गया और अभी तो ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी। और ये PMO के अंडर काम करती है? ये PMO के अंडर, थ्रू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल PMO के अंडर रहती है। तो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपको 40 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में। इसके साथ साथ ही मैं आपको देख रहा था कि आपने डीप टेक्नोलॉजी भी जो है उसको भी हासिल कर लिया है। इसके बारे में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। ये डीप टेक्नोलॉजी होती क्या है? डीप टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी तो जो है जो सब नॉर्मल व्हीकल्स में, गाड़ी में, एयरक्राफ्ट में यूज होती है। डीप टेक्नोलॉजी में कंपोनेंट आते हैं AI और आप सोचिए एक ऑर्गेनिज्म की तरह अगर सोचेंगे उसको तो आपको डीप टेक्नोलॉजी इमीडिएटली समझ में आ जाएगी। दिस इज सेंसर, देयर इज ए प्रोसेस, माइंड प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग एंड रिएक्शन एक्चुएटर। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन एक्चुअली कोर पे रहता है इसके। ये पूरा लूप बन जाता है। ये लूप बनता है। तो जैसे हमारे हाथ को कोई सेंस होता है, ऐसे ही कैमरा एक सेंसर और वो AI से विजन कैलकुलेट करके लेकर ये आदमी है या ये वाला ऑब्जेक्ट है AI, और उसके बेस पे उस आदमी के साथ क्या रिएक्ट करना है, गेट बंद करना है, खोलना है, अलार्म देना है या गोली चलानी है, वो सब ये जो कॉम्बिनेशन है तीन का कॉम्बिनेशन होता है, सेंसर, इंटेलिजेंस, एक्चुएटर, और इनके जो कॉम्बिनेशन से चीज़ बनती है तो वो डीप टेक होती है। तो ड्रोन्स में, रोबोटिक्स में और जो एयरक्राफ्ट में आजकल तो डीप टेक प्रैक्टिकली हर जगह बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी। और आप CEO हैं एक डीप टेक्नोलॉजी कंपनी के? जी। ये एक स्टार्टअप है? ये स्टार्टअप है। शुरू तो 2003 में किया था बट अभी हमने सीरियसली इस पे 2025 से काम स्टार्ट किया ड्रोन पे। और इसमें काफ़ी अचीवमेंट की हमने। काफ़ी ऐसे ड्रोन्स बनाए जो नहीं बनते हैं। जो लोग कहते हैं कि इंडिया में ड्रोन डिज़ाइन नहीं होते, तो ये कंपनी IDDM है। तो IDDM इज़ इंडियन डिज़ाइन डेवलप मैन्युफैक्चर। तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू लास्ट थिंग, वो इंडिया में ही होता है। यानी कि हमने TOT नहीं किया किसी से, इजराइल से या चाइना से या कहीं से टेक्नोलॉजी लेके उसको नहीं किया, कॉपी पेस्टिंग नहीं किया। कॉपी पेस्ट नहीं किया। दैट्स फैंटास्टिक। इनफैक्ट हम इस बारे में और भी बात करेंगे और कैसे जो है हमारे यहाँ स्टार्टअप्स को के विषय में और इन टेक्नोलॉजीज़ में हमारी कहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक पकड़ है। ठीक है, और हम अभी आगे चलते हैं। आपने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं, किन किन सब्जेक्ट पे? साइबर सिक्योरिटी तो मेरा सब्जेक्ट रहा ही है। बिल्कुल। तो उस पर मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी जब कोई बात नहीं करता था, तो मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी वाज बिग इशू कि CEO लेवल पे उसको कैसे उसको मैनेज करना है। इस पर एक रिसर्च पेपर निकाला था। ऐसे ही लॉ पे निकाला कि कैन ए अरेस्ट टेक प्लेस एट दिस प्लेस और नॉट ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स। डिफेंस ऑफिसर्स का अरेस्ट कभी भी हो सकता है पर लॉ डजंट अलाउ फॉर इट। लॉ में स्पेशल प्रोविजन है कि नहीं कर सकते। इसके बावजूद आज भी इररिस्पेक्टिव हो रहा है जो इलीगल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है हर डिफेंस पर्सनल को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को CRPC और BNSS दोनों में डला है वो। तो आपने इस पर भी रिसर्च कर डाला है? यानी आपने वैसे तो आपने
3 सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, जी। ठीक है। तो सो हाईली एजुकेटेड, बहुत समय लगाया आपने पढ़ाई लिखाई करने में, और आपने एलएलबी भी किया है, वो रिसेंटली मेरे ख्याल से। हाँ जी, 2023 में मैंने इसीलिए उसमें रिसर्च पेपर भी लिख डाला। हाँ, रिसर्च पेपर लिख दिया। वेरी गुड। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन, जितने पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं आपने, वो किन किन सब्जेक्ट में कर डाले? एक तो एमएससी तो हमारा स्टाफ कॉलेज ही है, तो उसमें तो हाँ। वो तो कर्टसी हाँ। डिफेंस है। हाँ। बट मैंने एमबीए उस समय शुरू किया था जब यानी कि एमबीए ओपन नहीं था। आज तो हर कोई कर सकता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन एमबीए डूइंग, यानी कि आप एमबीए का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं क्लियर होता था। देयर वाज अ टाइम। तो 1993 मैंने अपियर किया इग्नू में, बिकॉज आई वाज इन सर्विस। और मैंने वो कंप्लीट किया, फिर 96 तक कंप्लीट कर दिया था। एंड दैट आई डिड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ, कमांड करना है, सब कुछ करना है, तो आई मस्ट नो द मैनेजमेंट, जो डिफेंस सिखाती नहीं है। उस ढंग से नहीं सिखाती है। बिजनेस मैनेजमेंट और डिफेंस मैनेजमेंट में वो ऑफिसर कैडर तो सिखाती है, बट जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है कि उसको पूरा सप्लाई चेन फुल मैनेजमेंट का क्या करना है, वो नहीं सिखाती। तो दैट आई डिड ऑन माई ओन। फिर उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में गया और इसको करने लगा सब्जेक्ट को। तो आई वॉज मेंबर ऑफ फर्स्ट नेशनल नेवल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो नॉलेज है, ये जो टेक्नोलॉजी वाले मुझसे बात करते हैं, मुझे बहुत बार ऊपर से जाती बात। हाँ, ठीक है। तो उस चक्कर में मैंने फिर एमसीए स्टार्ट किया। तो मैं एमसीए कर डाला। फैंटास्टिक। ऐसे ही कोई इशू हुआ तो फिर हमने जोश में एलएलबी भी कर दिया। आपके पास में 3 पेटेंट भी हैं? हाँ जी, पेटेंट हैं। तीनों पेटेंट रिसेंट हैं। तीनों पेटेंट ड्रोन से रिलेटेड हैं। एक है डिज़ाइन पेटेंट कि ये ड्रोन एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर में कैसे लैंड करेगा और रहेगा कैसे। विदिन 2 सेंटीमीटर इट शुड लैंड। सो मच ऑफ एक्यूरेसी के साथ इसको वापस लैंड करना। मान लो आप व्हीकल पे, जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट था, व्हीकल पे हैं आप और व्हीकल से ड्रोन को टेक ऑफ करना, व्हीकल पे ही लैंड करना है। इट कैन नॉट अफोर्ड टू लैंड एनीवेयर एल्स। एग्जैक्टली। तो उसके लिए वो डिज़ाइन पेटेंट है। फिर एक और इंटरेस्टिंग इशू हुआ कि हमें टीजर ड्रोन बनाने का काम मिला था। तो टीजर ड्रोन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मोटर हीटअप होती हैं या कुछ कंपोनेंट हीटअप होते हैं। तो उसकी वजह से वो टीजर ड्रोन जो है, जिसको फ्लाई करना है कई घंटे, और टीजर ड्रोन में पूछेंगे तो बताऊंगा, तो कई घंटों तक 24 घंटे 48 घंटे उसको फ्लाई करना होता है। वो फ्लाई नहीं कर सकता बिकॉज मोटर हीटअप हो जाएगी, तो उतारना पड़ेगा, तो आपको मिशन छूट जाता है, एंड्योरेंस कम हो जाता है। तो हमने क्या किया कि आई एम द इन्वेंटर ऑफ दैट, कि उसको हमने काउंटर रोटेटरी प्रोपेलर लगा दिए, और ऊपर वाले अगर 4 प्रोपेलर चल रहे हैं तो नीचे वाले बंद है। इन एयर ओनली दे विल स्वैप अराउंड। देन ऊपर वाले बंद हो जाएंगे, नीचे वाले चलते रहेंगे। नीचे वाले बंद हो जाएंगे, ऊपर वाले चलते रहेंगे। तो उससे क्या है कि वो फुल हीटअप होनी, हाँ, तो आधे घंटे पौने घंटे बाद उसको स्वैप अराउंड हो जाता है, तो वो परमानेंटली फ्लाई करता है, उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यू कैन फ्लाई फॉर लॉन्ग। सो दैट्स वन। एंड अनदर वन इज 5G 6G की रिक्वायरमेंट होती है जो ऊपर जाने की। तो उसमें हमको एक नया टेक्निक हमने यूज़ की कि एंटीना ऊपर कर दिया और उसका पूरा RF इक्विपमेंट जो है, रेडियो इक्विपमेंट है, उसको नीचे कर दिया। नॉर्मली वो RF केबल से कनेक्ट होता है वर्ल्ड ओवर। हमने उसको चेंज करके उसको फाइबर के ऊपर लेके गए। तो वो फाइबर के ऊपर ले जाना एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज है। तो वो चैलेंज ओवरकम किया कि फाइबर के थ्रू हम लेके गए। इस पर्टिकुलर थर्ड वाले पेटेंट में 2 IIT प्रोफेसर, एक MTech स्टूडेंट और माई सेल्फ, मेरी कंपनी और IIT दिल्ली आर द मेंबर। इज ए जॉइंट वेंचर है, जॉइंट पेटेंट है वो, जॉइंट पेटेंट है बिकॉज इट वेरी कॉम्प्लेक्स in nature. So you got good assistance from IIT also? IIT Delhi, yes. IIT Delhi professor, IIT Bhilai professor, IIT Delhi as partner and my company also as partner. Fantastic. So कमांडर सैनी, आज हम आपके साथ में ड्रोन वारफेयर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जी। ड्रोन वारफेयर तो अभी सब पब्लिक को पता है कि जो रिसेंट भी अभी अटैक हुआ है, यूक्रेन ने जा करके रशिया में कितनी तबाही मचाई। बिल्कुल। और जो गल्फ़ में जो सिचुएशन इजराइल, US और ईरान वॉर में हुआ है जी, और उसके पहले भी जो है, तो खैर वो तो आप हमें हिस्ट्री में ज़रा बताएंगे कैसे कैसे ये सब हुआ है। लेकिन ये एक बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है आज की तारीख में, जिसके बारे में लोगों को थोड़ा थोड़ा स्केची सा आइडिया है। तो चलिए हम आपसे समझते हैं कि ड्रोन है क्या,
उनकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। ओके, इंटरेस्टिंगली फर्स्ट ड्रोन वाज फ्लोन इन वर्ल्ड वॉर वन. ओह, ओके, इवन आई डिडंट नो। ओके, सो इन वर्ल्ड वॉर वन दे फ्लू ड्रोन. उसको सिर्फ ये ऑर्डर था कि वहाँ तक जाना है, एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करके वहाँ तक जाना है और वहाँ से सीधा वापस, कोई और कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ एक मैकेनिकल कंट्रोल डाला था, वहाँ जाना है वापस आना है बस. और उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया था उन्होंने, वो कुछ लेके फोटोग्राफ कुछ लेके आएगा बस. अच्छा, ये सिर्फ फोटोग्राफी के लिए था। हाँ, फोटोग्राफ के लिए वॉर टाइम, बट वॉर टाइम सिचुएशन, हाँ, इन बैटलफील्ड में कि असेसमेंट लेने के लिए. तो ये यूज हुआ है वर्ल्ड वॉर वन में. बिल्कुल. सो दैट्स हाउ द ड्रोन गेम स्टार्टेड आउट. इट्स दैट लॉन्ग. वेरी इंटरेस्टिंग. बट उसके बाद काफ़ी जो है ड्रोन फिर यूज़ होना शुरू हुआ कि आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन ट्राई करनी है. तो अभी असली एयरक्राफ्ट तो उड़ा नहीं सकते, अब गिरा नहीं सकते. पहले वो टो करके भी ले जाते थे, पर टो करने में भी अलग टाइप के चैलेंजेस हैं. तो फिर एक ड्रोन बनाए गए जो कि अपने आप टेक ऑफ करें और उनको थोड़ा बहुत किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और उनको लैंड करवा लिया जाए. लॉन्ग लैंडिंग होती थी, बट वो उसके अपने चैलेंज होते, टूटते फूटते रहते थे, बट दैट्स ओके. बट आपको एक टारगेट मिल जाता था जो एंटी एयरक्राफ्ट पर्सनल है, उनको बेसिकली एंटी एयरक्राफ्ट गन को ट्रेनिंग के लिए उनको जो मिसाइल के लिए ट्रेनिंग के लिए. तो आपको एक ये अपने आप में चैलेंज होता है कि आप जो है उड़ती हुई चीज़ को जो है वो किस तरह से उसको निशाना लगाएंगे. तो इक्विपमेंट गनर्स सबको जो है ट्रेन करने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ होगा. देशों में जब इस सीरियस मैटर में मैटर आया तो 2 कंट्री लीड पे हैं इसमें. ओके, सबसे पुराने स्टेज में. तो बिकॉज फाइनली आप ये मान के चलिए कि जो एक्सपीरियंस है उससे विजडम जनरेट होता है. ठीक है, विजडम डजंट कम आउट ऑफ एनीथिंग, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. करेक्ट. तो वी मस्ट नो कि हमारा कौन से वो देश हैं जो कि इसमें शुरू से लीड पे रहे. सबसे पहले इजराइल रहा, ऑब्वियसली, बिकॉज वो जिस तरह से सिचुएशन में हैं उनको सर्वाइवल के लिए. हाँ, तो 1973 से इजराइल में ड्रोन पे सीरियस रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ. ओके. और उन्होंने सर्विलेंस के लिए उसको काफ़ी यूज़ किया, उसके कैमराज बनाने शुरू किए, वीडियो कैमराज भी आ गए थे उस टाइम तक. तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई. वो सब इशू स्टार्ट हुए, वो इजराइल ने स्टार्ट किए 73 से. इधर से ईरान ने स्टार्ट किए, लोगों को शायद रियलाइज़ नहीं होगा. अच्छा. जब ईरान इराक वॉर हो रही थी तो ईरान इराक वॉर में द यूएस वाज विद इराक. मस्ट नो दैट अगेन रियलिटी. यस. ओके, बहुत से लोग भूल जाते हैं, बट सच्चाई ये है कि यूएस इराक के साथ था और ईरान पे सैंक्शंस थे. तो ईरान के जब सैंक्शन थे तो उनके एयरक्राफ्ट इतने उड़ाने नहीं पा रहे थे वो. तब उन्होंने फिर एक ड्रोन टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा काम किया. उन्होंने भी काम किया है, उनका लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है. हम ये समझें कि हाल में ही इन्होंने कुछ जादू आ गया इनको, ऐसा नहीं है. बिल्कुल, इनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, ईरान इराक वॉर से है. तो ये तो आपका बैकग्राउंड है. उसके बाद तो फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही. बट इनिशियली जो ड्रोन थे वो प्राइमरली ISR वर्क थे, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस. इस 3 काम के लिए यूज होते थे. ये बेसिकली आर्म नहीं थे, इनमें कोई वेपन नहीं था. जैसे आज शादी का ड्रोन उड़ता है तो फोटोग्राफी करता है. बिल्कुल. वो बस बड़े साइज में. वो बड़े साइज में. बिल्कुल. तो वो यानी कि उसी के लिए यूज होते थे इनिशियली. फिर उसमें उसको साइज बड़ा किया गया बिकॉज पेलोड बढ़ाना था या ड्यूरेशन बढ़ानी थी या ज़्यादा अंदर जाना था. फॉर एग्जांपल जो हेरोन या सर्चर थे उस टाइम के, जो 2002 के, तो उनका 30 आवर्स 40 आवर्स फ्लाइंग टाइम है. ओके, इट्स नॉट कि 1 घंटा 2 घंटा नहीं है. बहुत से लोगों तो एक बार उड़ गया तो 30 घंटे 40 घंटे वो 25-30 घंटे आराम से उड़ता है वो. और वो ऊंचाई से वीडियोग्राफी लेता है तो उसको हाइट बहुत होती है उसकी, और कैमरे डिफरेंट टाइप के होते हैं और साइज़ काफ़ी बड़ा होता है. उसको प्रॉपर यानी 500 मीटर का रनवे चाहिए. इतना रनवे चाहिए तब वो उड़ते हैं. वो रहे हैं. फिर उसके बाद अमेरिका ने इन पे कुछ वेपन लगाने शुरू किए या इनको वेपनाइज स्टार्ट किया. तो वो वेपन फिर इस पे लगने शुरू हो गए. देन विल सी कि हाउ थिंग प्रोग्रेस फ्रॉम देयर. तो काफ़ी चलता रहा. फिर वो काउंटर टेररिज्म में भी यूज़ हुए कुछ छोटे लेवल पे. उसमें भी ISR प्राइमरी रोल था, वेपन पे लिमिटेड रोल था.
पर वो वेपन में बस वो हैंड ग्रेनेड ड्रॉप करना, और जो हायर एंड पे थे यूएस साइड में, वो उसमें कुछ मिसाइल्स लगी थी, या उसमें कामाकाजी फॉर्मेट में थे कि वो सर्च जाके destroy कर दें। खुद को खुद को एरो, destroy जो एरो टाइप के ड्रोन थे वो खुद ही जाके अपने आप को मार देते थे उसके अंदर। पर ये एक डेवलपमेंट होती रही, फेस ऐसे फेस होती रही। और फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज में व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ तक बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस चल रही थी। कोई खास इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिली थी। इम्पोर्टेंस थी, बट वो ठीक है, एक डायमेंशन कवर कर रहा था, लेकिन मतलब ठीक है, वो बहुत मेन स्ट्रीम में नहीं था। मेन स्ट्रीम नहीं, कोई बस थोड़ा बहुत कोई यूज कर लिया। तो लाइक जो ड्रोन हमने लिए या किसी ने लिए, वो नंबर कुछ नहीं थे उस टाइम में। लिटिल एडिशन बट नथिंग फोर्स मल्टीप्लायर तो चांस ही नहीं था दूर दूर तक। देन हैपेंड द कमर्शियलाइजेशन, वो चाइना लेके आया। ओके, चाइना लेके आया कि क्योंकि स्केलिंग कैपेसिटी चाइना ने क्रिएट की, मैसिव स्केल्स, और उन्होंने रियलाइज किया कि इसको अगर डिफेंस को बेचेंगे तो इतने नहीं बिकेंगे, आम जनता को बेचेंगे तो बहुत बिकेंगे। करेक्ट। तो उन्होंने शादी के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, थोड़े बहुत सर्विलेंस के लिए, सर्वे के लिए कैमरा बेस्ड ड्रोन बनाए, जिनका की प्रोलिफरेशन काफ़ी हुआ। परंतु इस वजह से ड्रोन की दूसरी कैपेबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई, जो कि कंट्रोल की, कि उस पर कंट्रोल, लॉन्ग रेंज कंट्रोल कैसे किया जाए। और सेकंड जो है वो डीप टेक उस टाइम तक पिकअप करने लग गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1978 का कॉन्सेप्ट है, बट उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर्स नहीं थे, बैंडविड्थ्स नहीं थी। तो आप समझिए कि बैंडविड्थ चाहिए उसको, इतनी ब्रॉड बैंडविड्थ चाहिए, वो सब नहीं थे। तो वो सब अब न्यू टेक्नोलॉजी में वो सब पॉसिबल हुए। तो एआई में जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, एक्चुएटर, सेंसर इंटेलिजेंस एक्चुएटर का जो लूप है, वो इस वजह से कंप्लीट हुआ कि अब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई कि ये तीनों काम फास्ट हो सकते थे। करेक्ट, अब डेवलपमेंट फास्ट हो गया। हाँ, अर्लियर वो सिर्फ ग्राउंड पे हो सकते थे, अपनी जगह पे, रिमोट पोजीशन पे करने के लिए आपके बैंडविड्थ नहीं थी, आपके पास एनक्रिप्शन नहीं थी, आपको बहुत इश्यूज थे। वो इशू जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो वो ओवरकम हो गया, और चाइना ने उसमें बहुत काम किया। लेट्स एक्सेप्ट दैट। रिफाइनमेंट शुरू हो गया। हाँ, रिफाइनमेंट शुरू किया। तो अब आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। पहले क्या करते थे, जो ISR ड्रोन होते थे वो जाते थे, रिकॉर्ड करके लाते थे, और इवन दूसरे भी वो रिकॉर्ड पे लाते थे, तो जो मिलिट्री फ्रिक्वेंसीज पे ही आते थे। आपके पास उसका टाइप की टेक्नोलॉजी थी कि सिविल में आप इसको वीडियो स्ट्रीम कर सकें। हाँ, वो बैंडविड्थ अलॉट भी तो होनी चाहिए। हाँ, तो वो एक कंपनी है जिसने वो बैंडविड्थ खरीद के पूरी दुनिया को फ्री कर दी। वो एक कहानी अपने आप में है। बिल्कुल। क्योंकि उसको डेवलप करने का जो कोर टेक्नोलॉजी और फ्रिक्वेंसी जनरेटर के सिस्टम थे, वो बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको बेचने के लिए क्या किया, ITU से पूरा स्पेक्ट्रम वर्ल्ड वाइड खरीद लिया, और उसको पब्लिक कर दिया। यानी एनीबडी कैन मेक एनीथिंग इन दिस, बट बिकॉज वो फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट करने के ट्रांसमीटर रिसीवर उनके हैं, आज भी उन्हीं के हैं। तो इसलिए उनका धंधा भी चल पड़ा। उनको धंधा अपना चलाना था। बहुत अच्छा है। तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो ओपन सोर्स है, एक्चुअली वो ओपन सोर्स किसी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा ओपन सोर्स करना। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। करेक्ट। बट वो प्लान्ड किया उन्होंने कि हम ओपन सोर्स कर देंगे, तो जो भी खरीदेगा पेटेंट तो हमारा अपना बनाएगा, तो भी हम पेटेंट का केस कर देंगे उन पर। कर ही नहीं सकता कोई। तो ये बिजनेस एक्यूमेन है। बिजनेस एक्यूमेन था उनका। और जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो ओपन सोर्स उसी की बदौलत है। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो ड्रोन्स हैं जी, मेरे ख्याल से इनके कई क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वो हम लोग जाते हैं जैसे क्वाडकॉप्टर्स हैं, वैसे ड्रोन्स हैं जो अलग अलग ढंग से फ्लाई करते हैं। तो क्या इनकी क्लासिफिकेशन है बेसिकली, मोटा मोटा? ओके, तो जो DGCA है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, वो इनकी हमारे कंट्री में वो कंट्रोलर है। हाँ, तो रूल्स रेगुलेशन उनके हैं। और डिजिटल स्काई करके एक वेबसाइट है, उस पर ड्रोन्स का कंप्लीट होता है। उन्होंने लिमिटेड टूल बनाए हैं, दे अंडर रिव्यू, वो रिव्यू हैं, क्या स्टेट में होंगे, ठीक है, बट मैं कुछ उसको कवर करूँगा। तो इसके ड्रोन है, सबसे छोटा ड्रोन होता है नैनो ड्रोन, वो 250 ग्राम तक होता है। ओके।
उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कहीं कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो नैनो होने की वजह से वो फ्लाइंग कितना करने पाएगा, 5 मिनट 10 मिनट डिस्टेंस कितना करेगा, 300 मीटर 400 मीटर 500 मीटर। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इसको, और हाइट भी ज़्यादा नहीं गेन कर सकता है, तो गवर्नमेंट कहा कि इसको कंट्रोल करें। पहले कंट्रोल किया था, बट बाद में उसको रिलीज़ कर दिया फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो वो आप आज DJI के ड्रोन बहुत चलते हैं, बट इंडियंस कंपनी भी बना रही हैं। हम भी एक लॉन्च करने की सोच रहे हैं कि एक छोटा सा लॉन्च कर दें, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्राइस compete शायद ना करने पाए हम चाइना से, पर इंडिया का है, हो सकता है कुछ देशभक्त उसको खरीदने लग जाए। नहीं इस पर भी हमें बात करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट में अभी जी। तो उससे ये नैनो ड्रोन होते हैं, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए किसी को, ना उड़ाने वाले को, ना खरीदने वाले को, ना बेचने वाले को। ओके, ये टोटली फ्री जोन में है। उसके बाद है माइक्रो, जो कि 2 kg तक है। ओके, देन है स्मॉल, जो कि 25 kg तक है। ओके, और फिर ऐसे ही बड़े मीडियम एंड लार्ज। लार्ज इज अलाउड नहीं है, उसका स्पेसिफिक परमिशन चाहिए आपको। जो और आप एक्सपोर्ट भी सिर्फ 25 kg तक ही कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों नहीं? इंपोर्ट तो प्रैक्टिकली बैन है अभी इंडिया में। फुल ड्रोन यू कैन नॉट इंपोर्ट, ओके, एक्सेप्ट फॉर नैनो। नैनो को छोड़कर आप कोई भी ड्रोन आज इंपोर्ट नहीं कर सकते देश में। ओके, अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसकी अपर लिमिट 25 की है, बिकॉज आज भी दे समथिंग कॉल्ड HSN कोड, तो ड्रोन का इंडिपेंडेंट कोड नहीं है। ऑन पेपर वर्ल्ड वाइड जो रिलेशनशिप होता है जिसमें आता है ये हेलीकॉप्टर काउंट होता है। बिल्कुल। तो नेचुरली इट कम अंडर द मिलिट्री कैटेगरी। I being helicopter pilot, I जी feel जी बिल्कुल good about it. बिल्कुल। And you're flying still, actively flying flying, lot of minister and chief ministers। नहीं, लेकिन जो है ये तो हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए थ्रेट भी है। हाँ बिल्कुल थ्रेट है, 100% लेट्स प्रोसीड। तो ये एक टाइप कैटेगरी हो गई इफ यू लुक फ्रॉम द DGCA परस्पेक्टिव। मशीन परस्पेक्टिव से देयर मल्टीपल, देयर क्वाडकॉप्टर और जिसमें 4 प्रोपेलर होते हैं या 4 साइड में प्रोपेलर होते हैं। उसके बाद है हेक्सा, जिसमें 6 प्रोपेलर होते हैं। फिर है ऑक्टा, जिसमें 8 प्रोपेलर होते हैं। नॉर्मली जो इसका फ्लाइट कंट्रोलर है वो ज़्यादातर फ्लाइट कंट्रोलर 12 प्रोपेलर एट द मोस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है। तो दैट मीन्स हेक्सा का कॉन्ट्रा रोटेटरी करोगे तो मैक्सिमम पे चला जाएगा। ओके, 12 हो गए। हाँ, तो उसको फिर वो फ्लाइट कंट्रोलर नहीं मिलते हैं, या तो आपको दोबारा एक नया डिज़ाइन करो फ्लाइट कंट्रोलर का, तो वो इसलिए वो लिमिटेशंस वहाँ आनी शुरू हो जाती हैं। फ्लाइट कंट्रोलर नहीं है। ओके, ग्रेट। तो वो नंबर ऑफ प्रोपेलर इसलिए कंट्रोल नहीं है। एक नंबर 2 की नंबर ऑफ प्रोपेलर बढ़ाने से लिफ्ट इतना नहीं है जितना साइज ऑफ प्रोपेलर बढ़ाने से हो जाता है। ओके, ये भी रिसर्च कर लिया है। हाँ, क्योंकि वही कहानी है कि 9 इंच का पिज़्ज़ा और 12 इंच का पिज़्ज़ा की स्टोरी शायद सुनी होगी आपने कि पिज़्ज़ा। हाँ, तो पिज़्ज़ा स्टोरी सुनी होगी क्यों, बिकॉज रेडियस इंक्रीज, तो इट इज मच मोर देन एक्चुअली। मैं तो अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे हेलीकॉप्टर में भी जैसे है कि आप नंबर ऑफ ब्लेड्स, फिर उसके साइज ऑफ ब्लेड, प्लस उसमें रोटेशनल स्पीड की भी जो है लिमिटेशन है, फिर उसके बाद में अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं हम। उसके बाद में वो जो है एक्चुअली इफेक्टिव नहीं रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है, और उसमें जो है हमें कोई खास फायदा नहीं होता है अनटिल वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जहाँ तक है वो मिलिट्री ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे चेतक चीता वाला एक कहानी है। करेक्ट, कि आपको स्ट्रिप डाउन नहीं कर दिया उसको, बेचारे को पूरा एयरफ्रेम ही निकाल के तब उसको उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली इज नॉट राइट वे टू, बट दे नो अदर वे टू डू। करेक्ट। तो वो उस तरह है। अभी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है कि ज़्यादा लिफ्ट करना है, वेट लिफ्ट रिक्वायरमेंट इज 150 kg। अभी एक पर्टिकुलर पावर कंपनी है, उन्होंने रिक्वायरमेंट डाला, RFP निकाला है 500 kg लिफ्ट रिक्वायरमेंट बाय ड्रोन। ओके, तो 500 kg लिफ्ट करना है तो वो अपने आप में एक इशू है। तो सम सॉल्यूशंस आर कमिंग प्राइमरली फ्रॉम चाइना बट अदर कंट्रीज आल्सो, कि रादर देन एक ड्रोन 3 ड्रोन एक साथ उड़ा दो और उनको स्वॉर्म फॉर्मेट में उड़ाओ, कोऑर्डिनेट वे में उड़ाओ। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चल रही है, इट टेक सम टाइम टू कम, बट people are working on it and some solutions have started coming out. Okay, it is not that कि absolute research level पे है, practical solutions हैं, आने लग गए हैं उस पर भी। तो ड्रोन का एक तरीका, यानी लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ाने का ये तरीका भी है। ओके, अच्छा, अभी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जो आपसे जानना चाहेंगे, जो एक्सपर्ट हैं, डीप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आपको जो है इसके बारे में पूरा आइडिया होगा। हमारे यहाँ
इसकी क्या स्थिति है ड्रोन की डेवलपमेंट की, रिसर्च की, और क्योंकि हम तो बस चाइना चाइना हर जगह चल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो एक तो वी वेरी वेरी लेट स्टार्टर नहीं, वेरी लेट स्टार्टर, वेरी लेट स्टार्ट, डिस्पाइट कि 2002 में मुझे भगवान की कृपा से और नेवी की कृपा से वन ऑफ द अच्छा, first हाँ, you were one of the first ones, first in one fact to- the first one to go to Israel to get the first set of drone. Actually, select payload, select systems. First round and second round, I went there to train that how to deploy and use them for the warfare. Great. So that is in 2002. तो पायनियर हैं आप। हाँ, 2002 में God grace. बस नेवल वेटरन Naval भाई साहब गए थे जो है, हाँ, हवा वाली चीज़ लेके आने के लिए। गुड। तो उसमें यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, EW पेलोड का रोल मेरा था। ड्रोन नहीं, एयरफ्रेम फ्लाइंग मशीन नहीं थी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो टीम गई थी। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। और फिर उसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी कैसे होगा, क्योंकि फाइनली फ्लाइंग मशीन विल फ्लाई, आपको करना क्या है उसका एंड में, यूज केस क्या आ रहे हैं, तो यूज केस क्रिएट करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ग्रेट। तो वहाँ से शुरू हुए, लेकिन उस समय हमारे यहाँ कुछ नहीं था ये सब कुछ नहीं, और उसके बाद कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई। इनफैक्ट जब 2005 में भी हमने स्टार्ट किया तो इट वाज लाइक समथिंग बहुत लिटिल। मैं कहूँ तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा एनेक्डोट देता हूँ अपनी फिल्म। मैंने प्रपोज किया कि हम एक टीदर ड्रोन बनाए। टीदर ड्रोन होता है जिसमें पावर और ऑप्टिकल फाइबर नीचे तक होती है, और वो तकरीबन 100 मीटर पे उड़ रहा होता है। तो आपको एक हाइट मिल जाती है, एंटेना हाइट मिल जाती है, जिससे आप यानी कि रेंज गेन कर सकते हैं। बिकॉज पावर नीचे से है तो वो अनलिमिटेड टाइम फ्लाई कर सकता है, जैसे मैंने बताया। अच्छा, तो मतलब एक्चुअली वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि हवा में है, पर उसका बिजली नीचे है। जनरेटर लगा दिया आपने नीचे, कितना बड़ा जनरेटर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल नीचे, वो भाग नहीं सकता कहीं भी, भाग भी नहीं सकता। पर एक ही जगह है कि हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर सप्लाई कंटिन्यूस मिल रही है, और ऊपर से फाइबर ऑप्टिक होने की वजह से अनलिमिटेड डाटा साइज मिल रहा है, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड डाटा, ये उसका फायदा होता है। और एक हाइट मिलने से आपको चीज़ें जो मिलती हैं वो उसका भी काफ़ी लाभ रहता है। तो वो हमने बनाना चाहा, तो हमने सोचा था टीदरिंग सिस्टम बना लेंगे, बिकॉज सिर्फ इजराइल में मिलता था टीदरिंग सिस्टम, चाइना में मिलता था, 2 कंट्रीज प्रोवाइड कर रही थी। तो हमने कहा हम अपना टीदरिंग सिस्टम बनाएंगे इंडिया का अपना। तो उससे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ। तो हमने कहा ड्रोन तो हम ले लेंगे, ड्रोन तो बहुत मिल रहे हैं मार्केट में। तो मैं ड्रोन लेने प्रैक्टिकली बहुत लोगों को मिला, रियलाइज़ हुआ कि सब के सब एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ड्रोन को। तो मैं, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे मैंने बताया 2 सेंटीमीटर का वो पेटेंट किस लिए मिला कि वो नीड बन गई कि मुझे वो लैंड करना है व्हीकल के ऊपर और व्हीकल से टेक ऑफ करना है। तो वो तो कोई बना ही नहीं रहा इंडिया में उस टाइम, इतनी एक्यूरेसी थी ही नहीं कहीं पे भी। तो वो फिर एक नीड बनने की वजह से हमको सारा काम करना पड़ा। उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यूज़ है, उसमें वो काफ़ी चीज़ें मिलके तब वो बनता है, तो बन गया। तो इसमें हमको ड्रोन नहीं मिला, तो हमने फिर डिज़ाइन किया कि हम ड्रोन खुद बनाएंगे, डिज़ाइन खुद करेंगे। बिकॉज ये काम नहीं चलेगा। हम मॉडिफाई किसी को करने को बोल रहे हैं, वो मॉडिफाई नहीं करने पा रहा है। इंडिया में हमको मॉडिफिकेशन 2005 के स्टार्ट में नहीं मिली, जनवरी में। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मतलब ये हो गया नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो बनाया। तो फिर हमने ड्रोन का डिज़ाइन स्टार्ट किया। एक बार वो उसके इंटरनल में घुस के समझ में आ गया कि करता कैसे है, कैसे फ्लाइट कंट्रोलर किसको कंट्रोल करता है, मोटर की पावर में क्या होता है, प्रोपेलर के पिचेस में क्या होता है, कितना पिच करने से क्या होता है। आप तो पायलट हैं, आपको जानते हैं हर चीज़ का मैटर करती है। उसके टिप का एंगल क्या है, टिप रोटेशन क्या है, वो सब कुछ अगर तुम नहीं जानते हो तो डिज़ाइन नहीं कर सकते। इनफैक्ट एरोडायनेमिक्स से ज़्यादा मुश्किल है रोटर डायनेमिक्स। ठीक है, रोटर डायनेमिक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। सो अगर आपने ये समझ लिया तो फिर तो बात ही नहीं। देखो, नेचर जो है ना वो बहुत चीज़ें पहले सोच कर, तुम्हें नहीं पता होता क्यों किया है नेचर ने। तो एनडीए में एयरफोर्स कैडेट था, सो आई वेंट टू एयरफोर्स एकेडमी, आई फ्लू किरन्स एंड फ्लू सोलो आल्सो। तो सारी एरोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ा। नहीं, एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ, पर फोर्सफुली पढ़ना पड़ा ना, एग्जाम पास करने हैं सारे। बिल्कुल। मैं लगभग 5 महीने रहा एयरफोर्स एकेडमी में, तो वो तो सारा कुछ पढ़ना है आपको, पास करना है। सीरियसली बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर थे। जो वहाँ पढ़ाते हैं वो तो बहुत सॉलिड होता है। सॉलिड होता है, और एटलीस्ट यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग। करेक्ट, यू आर नॉट एब्सोल्युटली ब्लैंक।
ब्लैंक नहीं हो, नेचर ने पहले से डिसाइड किया कि तुमको फ्यूचर में जाके ये करना है, आज सीखो। सीख लो। तो इसलिए डोंट फाइट द नेचर। Okay, मेरे correct. बहुत सिंपल लाइफ Funda- का हाँ. फंडामेंटल है कि डोंट फाइट द नेचर। ठीक है। तो ये हमने फिर डिज़ाइन स्टार्ट किया और फिर एक बार समझ में आ गया ये तो ऐसे काम करता है, अभी इट्स कंफर्टेबल। बिल्कुल। तो अब हमने डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन किया है, एक तो टीजर ड्रोन का 8 प्रोपेलर का, हमने पहले 12 प्रोपेलर का स्टार्ट किया था, बट उसमें चैलेंजेस आए कि उसमें नंबर ऑफ प्रोपेलर पे वेट फिर भी नहीं उठाने पा रहा है इतना सफिशेंट, तो उसको 8 प्रोपेलर पे किया। अभी वो ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसके अलावा हमने एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की जो कि एंटी ड्रोन बनाया। अच्छा, ओके। तो वो ड्रोन है जो एक बार दूसरे ड्रोन को जाके गिरा देता है हवा में। ओके। सो वो बनाया, वो काफ़ी अच्छा स्टेट पे है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। उसका ज़्यादा डिटेल नहीं देने पाऊंगा मैं, पर उसका इनकी परफॉर्मेंस आर सर्विसेज आर वेरी हैप्पी विद इट। चल, ठीक है। और उसके बाद हमने बनाया एक लॉन्ग रेंज ड्रोन चाहिए था कि रेलवे लाइन है आपकी लंबी लंबी चली जा रही है, तो आपको 50 किलोमीटर जाना है और स्लो स्पीड पे जाना है, तो फिक्सिंग नहीं चल सकता उस पर। नहीं चल सकते। फिक्सिंग की तो स्पीड मिनिमम स्पीड चाहिए उसको, टू रिमेन एबल, उसको जो है नहीं, लिफ्ट के लिए। हाँ लिफ्ट चाहिए। उस स्पीड पे अगर कैमरे से ले रहे हो तो आपको डिटेक्शन नहीं हो रही है, प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन नहीं होने पा रही है। ठीक है। और ड्रोन का फायदा ये है कि जहाँ डाउट हुआ वहाँ रुक जाओ, उसको होवर करा दीजिए। ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है। और वो एक रिक्वायरमेंट आई थी कि 50 किलोमीटर करना है, तो वो हमने किया। फिर वो डिफेंस में भी रिक्वायरमेंट अब जनरेट हो रही है कि हमें लॉन्ग रेंज का स्लो स्पीड ड्रोन चाहिए। लॉन्ग रेंज का, हाई स्पीड ड्रोन तो फिक्सिंग काम कर देगा, लॉन्ग रेंज ड्रोन तो वो बनाया, फर्स्ट क्लास अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा एक और ड्रोन बना रहे हैं जो कि, अच्छा इसमें इश्यूज हैं, गिम्बल जो होता है वो पूरा चाइना का है, तो वो फिर हमने डिज़ाइन किया, तो अपना गिम्बल बना दिया। अभी हमारा अपना गिम्बल है, हम उस पर जो आप कहो ये वाला, ये जैसे आपके कैमरे लगे हैं यहाँ पर, तो ये क्या, ये इस कैमरे का गिम्बल बना दो, तो हम आपको गिम्बल बना के दे देंगे। बिल्कुल, हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग आउटडोर शूटिंग में तो जाते हैं, वैसे भी हैंड शूटिंग वाला में। ना, हैंड, ये हमारा फोकस ड्रोन पे है। डीजे वगैरह का किसी का ही आता है। DJI, हाँ वो चाइनीज है ना, वही अभी वही अवेलेबल है। वही हम आना चाह रहे हैं कि जो है आप जो है, जो इंडिया में जो सिचुएशन है अब, इवन जिम्बल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, क्योंकि आपका जो हेलीकॉप्टर और जो क्वाडकॉप्टर उड़ रहा है, तो वो उसका कैमरा तो स्टेबल होना चाहिए। वो हिल रहा है लेकिन कैमरा स्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन, अनलाइक हैंड इट डजंट हैव वाइब्रेशन। हाँ। आप कैमरा लेके चलते हैं ऐसे ना, तो वाइब्रेशन नहीं है, हैंड फिर भी रीजनेबली स्टेडी है। करेक्ट। तो पर ड्रोन तो वाइब्रेट कंटिन्यूस कर रहा है, बिल्कुल। तो वाइब्रेशन रिमूव करनी है आपको। हाँ। तो इट इज़ नॉट just gimbal, it is like lot of other things get involved into it. And we brought down the cost almost half of what China is providing. Oh, fantastic. नॉर्मली हम ये कहते हैं कि उनका बहुत सस्ता उसमें होता है, लेकिन नहीं, अगर आप ये कर सकते हैं तो नहीं, कर दिया बहुत है, बड़ी बात है। कर दिया है, बहुत बढ़िया। 15 अगस्त को लॉन्चिंग है। ओह, ठीक है, ऑल द बेस्ट पहले से ही। और अदर इम्पोर्टेंट फैसेट आप बताते हैं। मैं सॉरी, आई एम ट्राइंग टू प्रमोट, बट मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ अपने स्टार्टअप्स को। यही हम आपसे डिस्कस करने के लिए जो है बैठे हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट है, ठीक है। आप उसके बारे में अभी बताएंगे आपसे, मतलब जैसे डिस्कस किया था हमने कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारे कोऑर्डिनेशन में, कहाँ हमारे गाइडेंस में, कहाँ हमारे सपोर्ट में, पॉलिसीज़ में कमी है, ठीक है। क्योंकि ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कोई तो सुनेगा, कोई तो इसको एक्शन कर लेगा। जो प्रेजेंट सिस्टम है इट इज़ एक्टिव, बट उसमें इश्यूज हैं, विल डिस्कस लेटर। तो एक इम्पॉर्टेंट फैसेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 99% फ्लाइट रेडियो कंट्रोलर जिससे आप ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, करेक्ट, इंडिया में इंक्लूडिंग विद द फोर्सेस इज मेड इन चाइना। इमेजिन। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना किसी टाइम पे भी आपके ड्रोन का कंट्रोल टेक ओवर कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन नहीं है, बन रहे हैं, है नहीं, एज ऑफ नहीं है। जो 15 अगस्त को हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारा अपना इन हाउस डेवलप किया कंप्लीट, वी कॉल इट सुयंत्र, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। वो रेडियो कंट्रोलर है और वो 40 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है आपको अगर ज़रूरत है तो। जो प्रेजेंट सॉल्यूशन दिखाएंगे बच्चों को, जो चाहिए कॉलेजेस में चाहिए, वो भी हम इंडियन लेके आएंगे एंड विल बी एट सेम कॉम्पिटिटिव रेट्स एज चाइना। बहुत बढ़िया। और उसके अंदर एनक्रिप्शन हमारी अपनी होगी,
उसमें सॉफ्टवेयर सारा हमारा अपना है, कोई एक लाइन भी हमने किसी से नहीं ली है, पूरा हमने खुद लिखा है। तो वो साइबर सिक्योरिटी काम आ गई वहाँ पे। मैं वहाँ नेचर ने मुझे ट्रेनिंग दी है कि आपको बाद में जाके ये करना है। तो इसलिए आप ये सीखिए अभी, क्योंकि आपको बाद में हैंड्स ऑन नॉलेज होने का ये फायदा हुआ। बिल्कुल। तो बन गया है, उसका पीसीबी भी बन गए हैं, सब कुछ बन गया है, उसके बॉक्स रेडी हैं। अब हम उसको फाइनल शेप देके 15 अगस्त को उसको भी लॉन्च करेंगे एंड वील गिव इट इंक्लूडिंग वीडियो, लॉन्ग रेंज वीडियो स्ट्रीमिंग, वो सब कुछ होगा उसमें। ग्रेट। वो सब कुछ उसमें जो चाइना देता है उससे बेहतर और उससे सस्ता। दैट्स द टारगेट। यही चाहिए, यही टारगेट है। डुएबल है। हाँ, बहुत से पार्ट्स अभी भी नहीं है इंडिया में। स्मॉल चिप्स हो गए, स्मॉल चिप्स मतलब वो वाले इंटेलिजेंट चिप नहीं, नॉन इंटेलिजेंट चिप जो होते हैं, जैसे डायट ट्राइड्स हो गए या कैपेसिटर्स हो गए, वो अभी भी इंडिया में नहीं बनते हैं। स्मॉल पार्ट्स वो सब हमें चाइना से लेने पड़ते हैं। इनफैक्ट पहले ये बनते थे, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक एंथुसियास्ट रहा हूँ और इंडिया में रेडियो न्यूट्रल क्लब में भी था, और याद है मुझे। मैंने उस समय उस जमाने में 81-82 में मैंने डिजिटल क्लॉक बनाई थी। करेक्ट। ठीक है, तो हम जो कंपोनेंट यूज़ करते थे उस समय कहाँ चाइना था, उस समय चाइना का कहीं भी नहीं था। हम तो जो कंपोनेंट यूज़ करते थे वो जो है आपके केल्ट्रॉन के, बेल के, ठीक है, इन सब के कंपोनेंट यूज़ करते थे। मैं तो अम्बाला कैंट से हूँ, तो वहीं पे तो बहुत छोटी स्मॉल इंडस्ट्री बहुत थी इन चीज़ों की। हाँ, अब सब खत्म है। जैसे पंजाब वालों की भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होती थी, चंडीगढ़ के मोहाली एरिया में आई थी। एक टाइम था जबकि इतने सारे PSUs खोले गए थे इनको करने के लिए, वो धीरे धीरे सब बंद, यू नो हाउ सरकारी काम कैसे होता है, उस चक्कर में हो गए, सब बंद हो गए। लेकिन एक इनिशिएटिव लिया गया था एक समय में और इतना बनाया गया था। और भी आश्चर्य की बात है कि अब हम लोग को एक्चुअली बहुत कुछ ग्रो करके कहीं और लेवल जाना पड़ता था, कहीं और लेवल पहुंचे होते अब तक। लेकिन हम किसी भी वजह से वजह तो बहुत है, लेकिन बहुत है, वो हमारे अभी बाहर है, सब्जेक्ट मैटर से बाहर है। लेकिन अफसोस होता है, पर अफसोस जरूर होता है कि जो अपट्रॉन, केल्ट्रॉन, टेक्सला सब थे, सब मिलता था, छोटे चिप, ऑलमोस्ट हर एक डायट्राइड जो हमको स्कूल में पढ़ाते थे कि ये ऐसे बैंड पढ़ के हमको वो वैल्यू पढ़नी पड़ती है रेजिस्टर की, याद होगा आपको, रेजिस्टर की वैल्यू पढ़नी पड़ती थी, वो सब इंडिया के ही होते थे। तो अब वो है ही नहीं। हाँ, तो ये इसलिए कि हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह गए और बाहर से जो है सस्ती चीज़ें आ रही हैं एंड पीपल आर डूइंग बिजनेस। उनको क्या लेने देना है कि जो वो तो उधर से 5 रुपए की चीज़ लेके आया, यहाँ 10 रुपए में बेच रहा है, तो बिजनेसमैन तो कमा रहा है, मर्चेंट है वो। हाँ, वो कमा रहा है, उसको इसकी फिक्र नहीं है कि हाँ हमारे यहाँ क्या लॉस हो रहे हैं, जो इंडस्ट्री की क्या लॉस है, उससे कोई लेना देना नहीं, ये बिजनेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बट यू आर डूइंग सच ए फैंटास्टिक जॉब। आपने जो है इन सब चैलेंजेस के बावजूद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और तो हमारे जैसे कुछ और लोग भी हैं, ये नहीं कि हम अकेले हैं, बट जर्नी डिफिकल्ट है। जर्नी डिफिकल्ट है। आपने ये प्रश्न पूछा था, तो इसमें एक तो नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप के चैलेंजेस जो है इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसके कि आपने स्टार्टअप किया, इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद जो है, और जो चैलेंजेस फेस किए हैं आप उसके बारे में ज़रा बताइए। और इसको स्लाइटली मोर बिगर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हायर एल्टीट्यूड से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में, चाहे IIT हो, नॉन IIT हो, जो भी हो, स्टूडेंट ने मान लो रिसर्च वर्क किया अपना, और रिसर्च वर्क करके अभी वो एक लेवल पे पहुंच गया, इसको हम TRL लेवल बोलते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। ओके, TRL लेवल 1 to 10 होते हैं, ये नेटो का नासा का सेट किया हुआ स्टैंडर्ड है। तो इसमें TRL 1 होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पेपर बना दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट किया, उस पर रिसर्च नहीं किया, आपको कॉन्सेप्ट आया कि हम कुछ को ऐसा करना चाहिए, आइडिया आया और थोड़ा सा उसका यानी कि फैक्ट बेस है, प्योर इमेजिनेशन नहीं है, प्योर इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो TRL 1 नहीं होगा। तो TRL 1 इज यू कैन से प्रैक्टिकल आइडिया एट दैट स्टेज, तो वो TRL 1 होता है। और TRL 9 होता है जब वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर लेती है एंड बनना शुरू कर देता है। जो रिसर्च वर्क है, जो लैब मॉडल होता है, जो लैब में रेडी होता है, उसको TRL 4 बोलते हैं। ओके, मतलब अभी 1 से 9 तक जाने के लिए बीच में जर्नी है। कुछ रफ प्रोटोटाइप वगैरह बना दिया आपने, उसमें उसकी रिलायंस नहीं है, फर्दर टेस्टिंग के लिए, बट
आपने प्रूव कर दिया ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। करेगा हाँ, फिजिबिलिटी करीब तय हो हो गई गई है। हाँ, ठीक है, उसके बाद आप, मैं सारे TRL की बात नहीं करूंगा यहाँ पे टाइम की वजह से, बट TRL 7 वो होता है जब आप एनवायरनमेंट में उस चीज़ को प्रूव करते हैं। ओके, लैब की बजाय, अभी लैब में था, अभी आप एनवायरनमेंट में हो, विंड भी चल रही है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, एक्चुअल्स में आ गए, एक्चुअल्स में आ गए हैं, बट इट इज स्टिल तारें खुली दिख रही हैं आपको, समझ गए? हाँ, तारें सारी खुली हुई हैं अभी भी, फिनिश नहीं है उसमें, फिनिश नहीं है उसमें, फिनिश नहीं है उसमें, डोंट लुक फॉर फिनिशिंग, लुक कि क्या ये काम कर रहा है इस एनवायरनमेंट में। करेक्ट, फिर उसकी फिनिशिंग की जाती है, वो TRL लेट हो जाता है, और उसको जब सप्लाई कर दिया जाता है तो TRL 9 हो जाता है, एग्जैक्टली, जब कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करके यूज़ करना कर लेता है। तो अभी होता क्या था कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, IIT प्राइमरी हमारे देश हमारे हमारे यहाँ के, तो M.Tech किया या B.Tech, PhD किया या कुछ किया, उन्होंने रिसर्च वर्क किया, और एक प्रोडक्ट, या इवन ग्रेजुएशन में भी एक अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने TRL 4 तक ले गए, जिसके लिए उनको चाहे फंडिंग मिली, अपनी जेब से कुछ भी करके बना दिया उन्होंने। नाउ ही इज मूव आउट ऑफ कॉलेज, कॉलेज के बाहर आया तो उसको अभी ये आइडिया लेके उसने क्या किया कि चलो मैं बनाता हूँ इसमें, हिम्मत की उसने। पेरेंट्स ने भी कहा चल बच्चे मैं पैसे देता हूँ थोड़ा बहुत, या फिर वो जॉब करने लग गया, जॉब में से इकट्ठा किया, फिर 4 साल बाद उसने उस आइडिया को फिर लेके आया। पर जब वो आइडिया इवन TRL 5-6 पे पहुंच गया, तब भी उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। हाँ, बिल्कुल, कहीं से देखो लोग ऑलरेडी जो रेडी चीज है उसको लेकर के नहीं, पैसे कमाने में कहते हैं कि ये मुझे किसने खरीदा। हाँ, वो पहले से जानते हैं कि वो कहे मेरे को इसका एक्चुअली ऑर्डर दिखाओ कि आपको ये ऑर्डर मिल गया है। हाँ, तो वो ऑर्डर कहाँ से दिखाएगा? अभी तो TRL 7-8 पे पहुंचेगा तब कोई ऑर्डर मिलने के चांस किसी ने तो देना चाहिए उसको पहला मौका, तो वो नहीं मिलता। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट हैं और जिनके पास थोड़ी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो इंडिया में इसको डेवलप करने के बजाय US के कैलिफोर्निया में चले जाते हैं, और कैलिफोर्निया में जब भी पैसा खटाक से मिल जाता है आइडिया के ऊपर, आइडिया के ऊपर पैसा मिलता है, बिल्कुल, वहाँ पे पैसा इसलिए नहीं मिलता कि आप दिखाओ ये कौन खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, वो काम उसका वेंचर कैपिटलिस्ट का है कि इसका आइडिया बिकेगा नहीं बिकेगा, उसकी असेसमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट करता है। यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पे करते हैं बिकता है कि नहीं बिकता ये बता, पहले बिका कि नहीं बिका तब हम तेरे को पैसा देंगे। ओके, बिकने लग गया तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, अब तो मैं रोटेशन से निकाल लूंगा। सही बात है, अब मैं रोटेशन से निकाल लूंगा, अब आपकी जरूरत नहीं हो गई है, समझे? तो इसको वैल्यू ऑफ डेथ भी बोलते हैं स्टार्टअप्स की। ओके, 4 to 8 इज अ वैल्यू ऑफ डेथ। तो 90% ऑफ स्टार्टअप्स एंड्स इन दिस जोन। ओके, इसको ओवरकम करने के लिए भारत गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक फंड लॉन्च किया, RDI फंड। ओके, कुछ फायदा हुआ उसको नहीं, वो देखते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेंट स्टेज, जनवरी में ही लॉन्च हुआ है, तो वी कांट से अभी लॉन्च है, तो इट विल टेक सम टाइम टू कैच अप। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका कोर फंड होल्डर है, और उसका फंडिंग प्रोसेस ठीक बना है। पर होता क्या था कि जितने भी ये रिसर्च फंड आते थे अभी तक प्राइमरली IITs को ही जाते थे, अब थोड़े बहुत औरों को जाने लगे हैं, बट अभी भी नॉर्मल कॉलेजेस को कोई फंड नहीं मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। वेयर गवर्नमेंट शुड स्टार्ट गिविंग दिस मनी टू अदर कॉलेजेस ऑल्सो, डोंट कंसंट्रेट द मनी ओनली विद IIT, दैट्स माय रिकमेंडेशन। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो है सारे दिमाग एक ही पास सारे आइडियाज जो जिन्होंने जेई पास करके वहां पे गए, बैक बेंचर क्रिएट वंडरफुल थिंग्स। एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है कि वो फ्रंट बेंचर ही हो तो तभी काम होगा। आइडिया किसी को भी आ सकता है, इनोवेशन कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल। तो नहीं, मैं तो इस बारे में बोलूंगा कि लोगों को जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो है ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, उस आदमी के नाम पे प्रेसिडेंट रहा है US का, और नोट पे नाम भी है उसके, डॉलर पे, और उसके नाम इतने पेटेंट थे उस जमाने में, जो है उसकी क्या पढ़ाई लिखाई थी, क्या पढ़ा था उस जमाने में, और वो टाइप सेटर था। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें, मतलब वन एग्जांपल, सो मेनी, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो या आप किसी इंस्टीट्यूशन में हो तभी आपके पास आइडिया आएगा। वर्केबल आइडिया किसी के भी दिमाग में हो सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो वो जो अपॉर्चुनिटी मिसिंग थी उसको गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट RDI फंड लेके आई है, और RDI फंड अभी कुछों को मिल गए हैं, 15-20 कंपनीज को मिले हैं। बट मैं जब उस लिस्ट को पढ़ रहा था, एक तो वो 100-150 करोड़ से ऊपर का फंड मिला है हर एक को, गुड, तो विच इज़ गुड बट इज़ नॉट दैट गुड टू, यू नो। उसका क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में 1 लाख करोड़ उसके लिए सेट असाइड किया है RDI के लिए, विच इज बिग अमाउंट। गवर्नमेंट इज रेडी टू डू इट, बट नाउ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। स्टार्टअप के जब शुरू में लॉन्च किया था, जब हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर जो नहीं रहे अभी, जेटली जी, उस टाइम में लॉन्च हुआ था, और ये काफ़ी स्ट्रगल से निकल के आया है।
काफ़ी स्ट्रगल से निकल के तब ये अब स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेबलाइज होने पाया। ऐसे आरडी फंड अभी वो स्ट्रगल फेज में घुसने लगा है अभी। तो जितने फंड मिले हैं प्राइमरली उन सब का कनेक्शन बैक एंड फ्रंट एंड कहीं ना कहीं आईआईटी से है, बस वहीं तक लिमिट कर दिया। तो वो प्रोफेसर्स जिसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि सारी मनी अनुसंधान को जा रही है, डीएसटी को जा रही है। डीएसटी इज टोटली कैप्चर्ड बाय प्रोफेसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। जबकि जबकि ये इसमें प्रोफेसर की लिमिटेशन है, प्रोफेसर की लिमिटेशन वो टीयर 4 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो इंडस्ट्रियल ग्रेडिंग नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, उनकी लिमिटेशंस हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल, जो मैनेजमेंट पढ़ा सकता है जरूरी नहीं वो अच्छी कंपनी चला सके। एब्सोल्युटली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि लोगों को समझ में आना चाहिए। हाँ, तो गवर्नमेंट को समझ में आ गई ये पॉइंट, बट उसकी अभी एग्जीक्यूशन चैलेंज है। लेट्स सी, हाँ लेट्स सी कि हो सकता है 3-4 साल बाद ये फंड मिलना शुरू हो जाए आम जनता को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत इनोवेशन के लिए बहुत फंडिंग की है, जैसे आईडेक्स एक स्टार्ट किया डिफेंस के लिए। आपको कोई आइडिया है आप आईडेक्स में डालें, बट उसमें भी चैलेंज ऐसा है कि जब तक कि वो आइडिया या तो एब्सोल्युटली यूनिक ना हो, और वो थाउजेंड्स आते हैं, ये नहीं कि नहीं, बट उसको एक्चुअली में कितनों को सीरियसली पढ़ा जाता है नहीं पढ़ा जाता, वी डोंट नो। कितनों क्लियर होते हैं नहीं क्लियर होते, वी डोंट नो। बट आईडेक्स इज स्टिल आई से इज अ वेरी फेयर, रीजनेबली फेयर सिस्टम, वेयर आपको कोई अच्छा आइडिया है तो आईडेक्स के थ्रू भी बनता है। उसके अलावा मेक टू है एक अप्रोच। उसके अलावा डिफेंस सर्विसेज के पास अपना रिसर्च फंड भी होते हैं, उसका रिसर्च फंड भी है, और जो कि इंडस्ट्री लेवल पे स्ट्रेट वे दिए जाते हैं। हमारे पास डीआरडीओ वैसे पहले से डीआरडीओ है, बट डीआरडीओ तो दो तरीके से करता है। डीआरडीओ प्रेफर गिविंग कि उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप किया, अगेन वो टीआरएल 5-6 तक जाते हैं, 7 तक जाते हैं। डीआरडीओ 7 तक ले जाता है, पर उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी मास प्रोडक्शन करना तो डीआरडीओ नहीं करता वो ना। हाँ, वो तो ये तो बीएल करेगा। हाँ, अभी तक तो गवर्नमेंट करता था, बेल कैल्ट्रॉन ये गवर्नमेंट पीएसयूज करते थे। अब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज की वजह से दे रेडी टू गिव टीओटी टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो वहाँ पे जब वो टीओटी देते हैं तो दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज सम फंड्स आल्सो टू स्टार्ट द थिंग। वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये डीआरडीओ का जो नॉलेज बेस है, यू वन कैन गो एंड कन्विंस द डीआरडीओ कि मेरे को ये आपकी टेक्नोलॉजी रेडी है, जो टीओटी लिस्ट में आ गई है, तो कैन आई हैव दिस टेक्नोलॉजी। टेक्निकली स्पीकिंग, आई एम नॉट सेइंग प्रैक्टिकली इट इज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, हाउ मच आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोसेस वाइज any citizen of India with reasonable background to understanding of thing convince that कि मेरे को आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए, DRDO will give you the defense technology to make the defense product and you can be defense production house. Great. So ये आज अवेलेबल है, परंतु उसके अभी प्रोसेसेस जो हैं, क्योंकि ये सब रिसेंट डेवलपमेंट है, तो प्रोसेसेस जो हैं अभी भी प्रॉपरली सेटल नहीं है, और जो ओल्ड लॉबी है उन्होंने फिर कब्जा कर लिया। डीएसटी पे प्रोफेसर्स हैं, तो आरडीए पे टोटल फिर दोबारा प्रोफेसर कब्जा हो गया, जिससे वो गवर्नमेंट निकलना चाहती थी। गवर्नमेंट वांटेड टू गिव दिस आरडीए फंड डायरेक्टली टू इंडस्ट्री, कि आपका टीआरएल 4 बन गया, टीआरएल 4 के लिए वो पैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री तो देखेगी तभी उसको फिजिबिलिटी देख करके नहीं तो वही हो रहा है, वो जाएगा कैलिफोर्निया में बना के फिर इंडिया को बेचेगा 10 गुना प्राइस पे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। यही तो जो एक्चुअल दिस इज व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। दिस ब्रेन ड्रेन का कारण यही है, ये कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं, ना तो बैंक देने को तैयार है, क्योंकि आप सब अगर इफ एवरीबॉडी वांट्स प्रूवन प्रोडक्ट, तो प्रूफ कहाँ से होगा? पहला वाला तो आना चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्डर हैज टू। हाँ, तो वो जो टीआरएल 4 से हमारे यहाँ 8 की जर्नी जो है ना, वो चैलेंज है। 8 जैसे हो गया ना, आपको फिनिश दिखने लग गया प्रोडक्ट, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आने लग जाते हैं। अभी मैं एक छोटा सा अपना एग्जांपल बताऊंगा। जी 20 साल पुरानी बात हो गई, अभी 2005-6 की बात है। मैं रिटायरमेंट लेने के उसमें था, और तब तक मैं जो है काफ़ी स्टीविया पे मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। एंड उसके चक्कर में मैं CSR के इंस्टीट्यूट्स में जा करके एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, CMAP लखनऊ, वहाँ पे भी गया। वहाँ पर भी जो है लोगों से बात किया, देखा, तो मुझे पता लगा कि स्टीविया पे जो मैं काम कर रहा था वो उनके काम से ज़्यादा बेहतर कर चुका था मैं, ठीक है, घर में। तो मुझे लगा कि इसको और एडवांस करने के लिए मुझे जो है जा करके अच्छा लैब चाहिए। मैं तो लैब नहीं बना सकता ना, उतना तो मेरे पास फंड नहीं है, ना रिसोर्सेज था ही नहीं हमारे पास में। तो मैं गया IIT में, विदाउट नेमिंग विच IIT, तो मैं गया वहाँ पे, उनसे बात किया। मैंने कहा कि मैंने इस पर इतना काम किया हो, बोले हम भी कर रहे हैं काम इस पर, लेकिन तो उनको समझ में आ गया कि इसका काम तो हमारे काम से ज़्यादा आगे है। तो 2 प्रोफेसर आ गए इधर उधर जो है, तो बोला कि दे वेरी हैप्पी। तो हमने बोला कि हमारी एक
छोटी सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से बड़े खुश थे, तो ठीक है। उसके बाद में जो है जब हमने बोला कि हम आप हमें लैब फैसिलिटी दीजिए, जब भी इसका जो तैयार होगा उसमें हमारा जो है पार्टनरशिप शेयर रहेगी, मतलब पेटेंट होगा, जो भी होगा हम शेयर ले लीजिए, ठीक है, बट यू गिव मी द फैसिलिटी एंड जो भी यू नो व्हाट। उसके बाद में जो कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि उनको लगा कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये आप कितना पैसा लगाओगे, फंड दोगे, मतलब फर्स्ट आई हैड टू गिव फंड टू IIT, ठीक है। इवन टुडे इट इज द सेम सिचुएशन। तो जब मैं अगर फंड उनको दूंगा, अगर मेरे पास इतना ही है तो मैं खुद नहीं कर लूँगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में एक प्रोफेसर से दो प्रोफेसर में आपस में वो हो गया कि भाई जो है मैं इसका PI बनूंगा, मैं इसका PI बनूंगा। हाँ, उस चक्कर में जो है आपस में लड़ाई होगी। मेरे को तो लेटर्स उनके लिखे हुए कि जो है, तो देन आई रियलाइज कि ये तो हो ही नहीं सकता है, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको IIT से मान लो मेरे को एक आइडिया आया कि यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि इसकी रिफाइनमेंट के लिए मेरी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज इसके जो टेस्ट इक्विपमेंट है वो स्टीप है, बिल्कुल ठीक है, और टेस्ट इक्विपमेंट में खरीद के परमानेंट रख भी सकता, क्योंकि किसी काम के नहीं है इस प्रोजेक्ट के बाद। सही बात है, ठीक है, यही मेरे साथ हो यूजलेस रहा है। था। हाँ। और आपके पास लगे हुए हैं, तो मुझे वो टेस्ट इक्विपमेंट पे आप टेस्ट करके रिसर्च रिपोर्ट करके मुझे रिसर्च रिपोर्ट दे दो। तो उस टेस्ट इक्विपमेंट को और प्रोफेसर को एंगेज करने की प्राइस स्टीप, वेरी स्टीप, बहुत स्टीप है वो, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है, मेरे को गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही इशू है कि देर पंपिंग मनी लाइक हेल इनटू द IITs बट नॉट गिविंग टू अदर। अब NIT यूनिटी को थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ है, बट आई थिंक दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है रिसर्च के लिए, दैट हैज़ टू स्प्रेड स्लाइटली मोर। जो पीक IIT पे बनी हुई है या IIM पे दूसरे कंपोनेंट की बनी हुई है, उसको मैं ये नहीं कह रहा उनका कम कर दो, बट मुझे ज़रूरत है कि इनका इतनी तेजी ना बढ़े जितना कि और जो कॉलेजेस हैं, इवन प्राइवेट कॉलेजेस अगर वो कोई रिसर्च वर्क लेके आते हैं, उनको भी फंड कीजिए, बिल्कुल उनको भी एनकरेज, उनको भी फंड कीजिए, बिल्कुल वो ज़रूरत है जी। अभी हमने जो है आपसे, चूँकि ड्रोन टेक्नोलॉजी और डीप टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस स्टेज पर है जी, और आपकी उसमें इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ है, और जो चैलेंजेस आपने फेस किए एक प्रोडक्ट को लाने के लिए और जो है कंपनी को चलाने के लिए, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमने तो बात कर ली। अभी ये जानना चाहता हूँ मैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स। ओके, ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। सो लेट्स फोकस ऑन स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट, बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना है कि आप 12 घंटे बोलूँगे 12 घंटे बात कर सकते हैं। विल डिस्कस इन शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में एक फाइनल फोकस पे आते हैं जहाँ यानी कि मेरा कीन इंटरेस्ट है, क्योंकि क्योंकि एंटी ड्रोन मैंने बताया ना, मैं बनाया है, उनको यूज़ कर रहा है। बिल्कुल, हमने जो है पिछले ऑपरेशंस में देखा, जो सिंदूर में देखा, प्रैक्टिकली देखा सिंदूर में हुआ है कि आपके रडार सिस्टम को जो है वो पूरा का पूरा जो है अगर सैचुरेट कर दिया जाए, तो फिर जो है वो फिर तो और दूसरी बात है, उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कॉस्टली है। तो इट इज़ काइंड ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, बिल्कुल इन एयर। बिल्कुल। सो इसमें विल क्विकली कवर कि वॉरफेयर का पहले अटैक कंपोनेंट कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो अटैक कंपोनेंट हमने ईरान में देखा, ईरान ने क्या किया, इजराइल के साथ भी इजराइल का आयरन डोम शटर हुआ। कैसे शटर हुआ कि उन्होंने पहले इतने ड्रोन भेज दिए कि उनको ट्रैक करते करते आपका एक रडार ट्रैकिंग सिस्टम का एक लिमिट आता है, बिल्कुल 124, 256, 500, एक स्टेज पे वो सैचुरेट हो जाएगा। तो अगर उसका लेट्स से 500 है तो आप 502 ड्रोन उस एरिया में भेज दिए सस्ते वाले, उन्हें कुछ मत लगाइए, खाली ड्रोन भेज दिया आपने, उस सैचुरेशन से भर गया। जब असली तो एंटर किया, उसके बाद मिसाइल लॉन्च कर, जब असली वाला उसके बाद मिसाइल लॉन्च कर दी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो दैट्स अनदर वे ऑफ यूजिंग इट। वो रडार ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुका है। नहीं, रडार सैचुरेट हो चुका है, ब्लाइंड नहीं हुआ, वो दिख रहा है उसको, ही कैन सी दोस मिसाइल कमिंग बट कांट डू एनीथिंग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो एक्चुअली वो देखा जाए तो वो ब्लाइंड हो चुका है, इट कैन नॉट एक्चुअली फंक्शन, ठीक है। एक अप्रोच तो ये यूज़ किया। दूसरा उन्होंने किया ये कि ड्रोन वॉरफेयर मेन चीज़ क्या चेंज हुई है कि ड्रोन बनाना, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रोन जो मैं लेने गया था इजराइल में, वो कॉस्टली है, करोड़ों में पड़ते हैं। ये ड्रोन पड़ते हैं लाखों में, या करोड़ों का लाखों में। तो ये लाखों में ड्रोन पड़ते हैं, सस्ते वाले जो घर में बनाते हैं, थोड़े बनाते हैं, तो फिक्स विंग है, ये है सब, ये बहुत महंगे नहीं होते हैं। 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, विद इन 1 करोड़ एवरीथिंग इज देयर। तो दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द ड्रोन विच आर गेटिंग यूज इन टुडेज वॉरफेयर। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द हाई एंड ड्रोन, मेल फेल जो ड्रोन है उनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो आम आदमी बना सकता है, प्राइवेट लिमिटेड बना सकता है। तो उस ड्रोन को यूज़ किया ईरान ने एक्सटेंसिवली, और
वो रेंज किया। यूक्रेन ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया, जो परसों अटैक हुआ थर्सडे को रशिया पर, वो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। 400 किलोमीटर इनसाइड फ्रॉम द बॉर्डर दे अटैक्ड फ्रॉम द बॉर्डर, अनडिटेक्टेड पहुंच गए, अनडिटेक्टेड पहुंचे। उसके बाद जब सिटी में अटैक चल रहा है तो जो काउंटर के लिए मिसाइल यूज़ की गई, तो मिसाइल जब यूज़ की गई तो मिसाइल ने अपनी ही इंडस्ट्री में आग लगा दी। मेन ब्लास्ट हुआ है ऑयल रिफाइनरी में, वो खुद की मिसाइल से हुआ है। इमेजिन, ठीक है, एस्केलेशन किस तरह से हो गया। हाँ, आप समझिए। और ऊपर से वो ड्रोन जो है लो फ्लाई कर रहे हैं और वो रोड्स के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई कर रहे हैं। उसको कैसे करोगे, बिल्डिंग ऊंची है और ड्रोन नीचे उड़ रहा है। सही बात है, ठीक है, कौन सी मिसाइल मार पाएगी, कहाँ से मारोगे, नीचे आदमी चल रहे हैं, ऊपर से मारोगे तो नीचे ह्यूमंस हैं, तो आप तो यानी कि उसको फ्री है। तो उसके तरीके दूसरे तो इसके जब इसके डिफेंस में आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है कि सब में GNSS होता है, ग्लोबल GPS, जो सब GPS कॉमन नाम से जानते हैं, GPS ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। तो उसको जैम कर दिया, बिकॉज जो कम्युनिकेशन सिग्नल है सैटेलाइट का बहुत वीक होता है, और उसको उसी सेम फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी नोन फ्रिक्वेंसीज हैं, उन पे आप जैम कीजिए तो उसको अपनी लोकेशन नहीं पता चलेगी। और बहुत ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट फ्लाइट कंट्रोलर्स में अगर GNSS इनपुट नहीं है तो गिर जाता है। बेसिकली ये डबल एज वेपन है। अगर आपने उस सिग्नल को ब्लॉक किया है तो आपके जो ड्रोन्स हैं, आपकी जो वो क्या यूज़ करेंगी, उनको भी इम्पैक्ट आएगा। हाँ, उसको इम्पैक्ट आएगा। तो या तो वो दूसरे पर हो, नॉट ओनली दैट, अर्बन वॉरफेयर में कैसे, जैसे मॉस्को में हो तो कैसे करेंगे आप, बताता हूँ चैलेंज क्या है इसका। आपने बहुत उम्दा पॉइंट रेस किया है, जो कि अभी भी गवर्नमेंट को और डिफेंस को समझना जरूरी है, जो उनको मैं समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, पर शायद इसको कोई देखेगा तो समझ में आएगा। तो इसमें समझिए, जब आप, आई एम नॉट टॉकिंग वॉरफेयर इन द बॉर्डर, बॉर्डर में आपने जैमिंग की, पहले तो हम फौज में दोनों से तो हम जानते हैं कि जैमिंग इज ए कमांड डिसीजन, और मैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्पेशलिस्ट हूँ नेवी से, तो जैमिंग इज ए कमांड डिसीजन, दैट मीन्स द कमांड टेक्स अ डिसीजन कि जैम करना है कि नहीं करना। और अभी क्या हो रहा है कि जैमर आपने सब जगह लगा दिया। अभी रिसेंटली सुना था कि दिल्ली के एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट जैम हो रहे हैं, हो क्यों रहे थे, क्योंकि सब लोग जैमर टेस्ट कर रहे हैं एंटी जैम के लिए, प्राइवेट कंपनीज। करेक्ट, ठीक है, और इतना क्योस हुआ था उसमें, क्योस हुआ। अभी उस पर आज भी गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल नहीं रखा है। तो अब वो जैमर जब इंडस्ट्रियल पब्लिक एरिया में यूज होते हैं तो आप इम्पैक्ट समझिए। पहले तो सिंपलर इम्पैक्ट ये है कि आपका मोबाइल फोन का काम नहीं करेगा, जो आप ओला उबर यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे सब, बिल्कुल उस एरिया में, बिल्कुल इम्पैक्टेड एरिया। पहली चीज ये होगी, और आपका लोकेशन वो सब गायब हो जाएगा। मोर सीरियस, नेक्स्ट सीरियस प्रॉब्लम टू दिस इज दैट इफ योर RF जो ये मोबाइल के टावर्स हैं, इनमें जो सिंक्रोनाइजेशन पल्स है वो भी सैटेलाइट से है। करेक्ट, अगर वो जैम हो गई तो आपके मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे नेक्स्ट, कि वो असिंक्रोनस हो जाएगा। उसका टाइम होता है, कुछ देर तक वो चल सकता है, बट आफ्टर सम टाइम सिंक्रोनस हो जाएगा। तो लैपटॉप कंप्यूटर में भी जो है टाइम का भी वो फर्क पड़ने से वो भी बहुत सारे फर्क पड़ सकता है। बट आई एम टॉकिंग सीरियस, मच सीरियस नाउ। सीरियस है कि आपका पूरा जो कम्युनिकेशन टावर है वो टावर बैठ गया अभी, और उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं देने पा रहा। नेक्स्ट लेवल, जितनी पावर केबल है बिटवीन सबस्टेशन इज आल्सो सिंक्रोनाइज्ड। Correct. Though they do have a certain limited capability of 2 minutes, 3 minutes to self-survive in case of failure of the GNSS, but 3-4 मिनट के बाद the power grid will sit down. तो पावर फेलियर हो गया, पूरा पावर फेलियर हो जाएगा सिटी के अंदर। उसके तो मतलब इम्प्लीकेशन ही बहुत तगड़े हैं। हाँ, तो आई एम ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि अर्बन एरिया में ट्रेन्स विल स्टॉप रनिंग, एवरीथिंग विल स्टॉप इट। बिल्कुल, बिकॉज वो सिंक्रोनाइजेशन पल्स जो है वो GNSS से सैटेलाइट के थ्रू ले रहा है, और कोई रूट है नहीं इतना एक्यूरेट पल्स देने के लिए, या तो खुद का वो पावर वो यूज करे, ठीक है, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन कितने आप एटॉमिक क्लॉक लेके आएंगे, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, एटॉमिक क्लॉक सेटेलाइट पे लगी है, उसी को यूज़ कर लेते हैं, अब वो आपने जैम कर दी। इनफैक्ट हमने एक पॉडकास्ट किया है इस पर, जो है नेविक सिस्टम पर और GPS सिस्टम पर जो है, उसमें हमने डिस्कस भी किया है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने फेस की है। हेलीकॉप्टर उड़ाते समय जो है वो पंजाब के बॉर्डर वाले इलाके में, पठानकोट के तरफ में, इस सब इलाकों में जो है हमारी GPS स्पूफिंग हो जाती थी, ठीक है। तो हमारा GPS सडनली काम करना बंद कर देता था। तो हमारे यहाँ हम तो जियो सेटेलाइट के अलावा हम GLONASS भी यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते हैं। तो जो है हमारे पास कुछ है जो कि उनको संभाल लेता है, ओवरकम कर लेता है।
So then we started अभी using गवर्नमेंट this को कि कंट्रोल ये- करना पड़ेगा कि हाँ, ये नहीं, जो नहीं, ये जो जैमर्स हैं वो कंट्रोल मैनर में खरीद रहे हैं, अनकंट्रोल नहीं खरीद रहे हैं, वो अनकंट्रोल खरीद रहे हैं। हाँ नहीं वो तो हाँ चलिए एक ये पॉइंट है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बट हाँ नेक्स्ट कम्स इज योर लेजर, जो आपने बहुत सुना होगा, डीआरडीओ ने लेजर बना दिया है। अंडरस्टैंड लेजर्स की लिमिटेशंस। लेजर लिमिटेशन इज कि फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट इज मैंडेटरी, अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, 1। नंबर 2 इज कि उसकी रेंज 1 और 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। नंबर 3 कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी देर के लिए उस लेज़र को उसके ऊपर स्टेबलाइज रहना पड़ेगा, उसको जलाने के लिए एग्जैक्टली टाइम चाहिए उसको। हाँ, तो टाइम तो जो स्टेडी रन कर रहा है ड्रोन, उसके लिए तो शायद काम कर जाए, हाँ, पर बाकी के लिए दिक्कत देगा वो। दिक्कत है। देन कम्स द माइक्रोवेव, जो भी एक और चक्कर चल रहा है। एक और वो है। तो माइक्रोवेव में फिर वही प्रॉब्लम होगी जो इसमें है जैम में, क्योंकि जब माइक्रोवेव की आप पल्स छोड़ेंगे तो उसकी रेंज में जितने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन है सब परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। ओमनी डायरेक्शन है वो तो बेसिकली। इवन डायरेक्शन हाँ, अगर directional भी कर रहे हो तो भी जो कर है लो वो तो उसकी wide वो होगा। उसकी रीजनेबल बीम में जो कुछ भी आएगा इंक्लूडिंग मोबाइल, वो परमानेंटली खराब है। ये नहीं कि वो रिकवर हो जाएंगे, कि बंद हो गई तो रिकवर हो जाएंगे, वो रिकवर नहीं होंगे अब, नहीं होंगे। हाँ उनका सर्किटरी जल जाएगा। विल यू राइट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क इन द पब्लिक एरिया? तो इसीलिए हमने डिसाइड किया हम एंटी ड्रोन बनाएंगे, बिकॉज दैट द ओनली सॉल्यूशन कमिंग टू आवर माइंड। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। इनफैक्ट वेरी कमिंग टू माय माइंड कि भाई लो फ्लाई करेगा कोई बात नहीं, मुझे तुम पोजीशन दे दो मैं हिट कर दूंगा उसको। आई शुड एबल टू, द ओनली रिक्वायरमेंट है मेरे को 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। दैट्स ओके, दैट इज डूएबल। बिल्कुल। तो ये दैट्स डूएबल। दिस इज व्हाट यू आर वर्किंग ऑन एंड दैट्स आई एम वर्किंग ऑन ऑल सीरियसनेस। और ड्रोन वॉरफेयर इसलिए मैं फोकस्ड हूँ कि ये एक फास्ट मूविंग है, इसमें इनोवेशन डे टू डे आर टू आर बेसिस पे होती है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यूक्रेन में पर डे 17,000 ड्रोन्स बनते हैं। हाँ छोटे बड़े सब मिला के अराउंड 17,000 हम कुछ यानी कि जो हर घर के अंदर उन्होंने खोल रखे हैं, बिकॉज उसी में वो बम लगाते हैं, रशिया भेजते हैं, भेजे जाओ धनाधन भेजे जाओ। वही उनका मेन स्टे हो रखा है इस समय। तो अभी इंडिया में लेने जाओ तो कहेंगे ये मिल ग्रेडिंग करो इसकी, मिल ग्रेडिंग में 1.5 साल लगेगा। तब तो इनोवेशन तो एवरी डे चेंज हो रही है। हाँ तब तक और स्पेसिफिकेशन जैसे हम ट्राई करते हैं अपना एंटी ड्रोन, जब भी ट्राई करते हैं तो उसमें कोई कमी नजर आती है, तुरंत हम शाम तक उसको ठीक करके अगले दिन उसको करेक्शन में दे देते हैं। ठीक है, आपको अगर आप इस लूप के बीच में नहीं है तो और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए जो मिलिट्री ग्रेड हो जाए, तो आप मीलों पीछे रहेंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि मीलों पीछे रहेंगे। स्टॉप योर मिल ग्रेडिंग फॉर दिस पर्पस एटलीस्ट। करेक्ट। आप मिल ग्रेडिंग को एक साइड रखिए, आप कहिए मुझे इनोवेशन चाहिए, रातों रात चाहिए, मल्टीपल लोगों से चाहिए, ताकि एनिमी को ये नहीं पता चले कि मेरे को यहाँ पे जो काउंटर मेजर आ रहा है कौन से आने वाला है। हाँ क्योंकि आप मैंने जैसे एंटी ड्रोन बनाया, मैं कहता हूँ मेरे 10 कॉम्पिटिटर सबको दो, मुझे अकेले को नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, सबको दे दो। और डोंट टेल कि किसका एंटी ड्रोन आपने कहाँ लगाया है। नॉट ओनली दैट कि सबकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग सबकी स्पेसिफिकेशन अलग है, टेक्निक्स अलग हैं, ट्रिक्स अलग हैं, तो जैम भी नहीं हो पाएंगे उस तरह से। एनिमी असेस ही नहीं करने पाएगा क्या करूं मैं। जब आपने एक बार मिल स्पेसिफिकेशन दे दी तो वो तो सबको पता है, पब्लिक है, क्योंकि आपने टेंडर निकाले उसके हिसाब से, टेंडर निकाले उस हिसाब से, आपने जेम पे डाला है उसके हिसाब से। बिल्कुल। So it's a very interesting subject. So this field is moving very fast. There was a time when people used to say कि एयरक्राफ्ट को या मिसाइल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट आई थिंक फ्रॉम थर्सडे अटैक जो रशिया पे हुआ उसके बाद दे चेंज देयर माइंड। यस, दे चेंज देयर माइंड कि अभी हम डिफरेंट गेम में हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हैं, और बट बेस्ट पार्ट is it doable by India? Yes. Is it doable by our people? Yes. We are innovative people. Remember, we have 7,000-year-old history of innovations. In fact, the government need to just, at least hold their hand. These youngsters. See, I am old chap. My partner is old chap. We have certain amount of funds to sustain us out. Though the government has given us on paper grant. They said they gave us some grant. बट देर ग्रांट में से सिर्फ फर्स्ट ट्रांच आया, उसके बाद सेकंड ट्रांच जब ड्यू था मंथ ऑफ अक्टूबर, वो आज तक नहीं पहुंचा मेरे तक। तो अब माइनस में चलेगा, तो वो माइनस में चल रहा है। बट वो मेरी नाउ एक यंगस्टर है, उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होगी इतनी सस्टेन कर सके उस प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल, आपने ग्रांट दिया, उसने एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया, उसने मैन पावर हायर कर ली, उसने लैब स्टार्ट कर दी, सब कुछ कर दिया कि हम आपको ग्रांट दे रहे हैं इतने का, लेट से आपको 1 करोड़ का ग्रांट दे रहे हैं, तो उसने उसके हिसाब से अपना सेटअप कर लिया। 1 करोड़ ग्रांट में से पहला 20 लाख आया, फिर
फिर 25 लाख आया, फिर 25 लाख आया, फिर 10 लाख आया, इस तरह करके आप ट्रेंच में देंगे, इमीडिएटली देंगे नहीं। तो उसने पहला आपने 20 लाख दे दिया, उसके बाद जब 25 आना था वो अगले 6 महीने नहीं आया, तो वो कहाँ से पे देगा? उसको कह के बंद करता हूँ मैं दुकान को। सही बात है, ठीक है? हाँ, वो दुकान बंद कर देता है। तो ये सारे ग्रांट जो हैं और जो प्रोफेसर ने की हैं वो अपने यूज़ करके खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता फिर उसका। ये तो इंटरेस्टिंग आपके चैलेंजेस बहुत हैं और यहाँ तक पहुँच गए जो है, बहुत अच्छी बात है जी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इट वाज वेरी एनलाइटनिंग टॉक। इतने सारी चीज़ों के बारे में जिसको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बात किया जाए इस बारे में, और एक अच्छा सब्जेक्ट है, और होपफुली विल कंटिन्यू आवर टॉक समटाइम लेटर ऑन सेम इशू और रिलेटेड इशू, ठीक है, एंड देयर लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।